अब देखो जरा, हमने ये बताया कि भाई स्ट्रेंथ इसकी जल्दी कम स्टेज पे ज्यादा होती है ना, कम टाइम में आपको ज्यादा स्ट्रेंथ दे देता है। इसका ये मतलब नहीं है कि ओवरऑल ताकत इसकी बहुत ज्यादा है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगेन आया समझिए पॉइंट ये, ओवरऑल ताकत। अब जैसे सिंपल सा पॉइंट है कि भाई एग्जाम निकालने के लिए तुम्हें भी 15 घंटे पढ़ना था और तुम्हें भी 15 घंटे पढ़ना था। तुमने आज घर पे जाके पढ़ दिया 10 घंटे, और तुम आज 1 घंटा पढ़े। तुम कल भी 1 घंटा पढ़ रहे हो, परसों भी 1 घंटा, नेक्स्ट डे भी 1 घंटा, टोटल 15 दिन में तुमने 15 घंटे पढ़ाई कर ली। लेकिन तुमने आज तो कर लिया 10 घंटे पढ़ाई, मतलब तुमने कम समय में बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली, लेकिन उसके बाद तुमने 14 दिन तक किताब नहीं उठाई। इसका मतलब तुमने आज 10 घंटे पढ़ाई करी थी, मतलब कम समय में पढ़ाई तुमने ज्यादा करी। इसका ये मतलब थोड़ी आया कि तुमने ओवरऑल पढ़ाई ज्यादा कर दी, नहीं आया ना। उसके बाद तुमने उठाई नहीं पढ़ाई। तो ओवरऑल चीज ज्यादा होना अलग होता है और कम समय में ज्यादा स्ट्रेंथ होना, दोनों अलग अलग बातें हैं। आइए समझ में कंडीशन ये। तो इसकी स्ट्रेंथ, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डिंग सीमेंट की स्ट्रेंथ, ओपीसी की स्ट्रेंथ एंड रैपिड हार्डिंग सीमेंट की स्ट्रेंथ, अगर अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात करोगे तो तीनों की लगभग कैसी मिलती है, सेम मिलती है। लेकिन फायदा क्या है इसमें, इनिशियल स्टेज पे इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है, ये डिफरेंस है। इनिशियल स्टेज पे इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है, लेकिन अल्टीमेट स्ट्रेंथ तीनों की कैसी होती है, लगभग सेम ही होती है। अब एक बार बता दीजिए पढ़ के जरा इसको, एक बार बताओ ये दोनों पढ़ के ना, रैपिड हार्डिंग एंड एक्स्ट्रा रैपिड हार्डिंग दोनों समझ में आ गया ना। उसके कंपैरिजन में और ज्यादा इफेक्टिव है, और ज्यादा जल्दी अपनी ताकत गेन करता है। हाँ इनिशियल टाइम में ज्यादा, स्टार्टिंग में, बस वही है। रैपिड हार्डिंग सीमेंट का मॉडिफाइड वर्जन है। एडमिक्सर डाल देते हैं इसके अंदर, एक कैल्शियम क्लोराइड, जो कि रेट ऑफ हाइड्रेशन को बढ़ा देता है। ये पॉइंट है, 2% लिमिट रख रखी है, याद रखना पॉइंट ये लिमिट। हाँ हाँ यस, आया समझिए पॉइंट ये। तो क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट पे चलते हैं ना, थर्ड वाले पे। आया ये, क्लियर हो गए ना दोनों। थर्ड क्या है आपके पास में, IRS T40 सीमेंट है। IRS मतलब इंडियन रेलवे सर्विस, यस, इंडियन रेलवे सर्विस। अब इसको पढ़ के देखो एक बार खुद से, जरा पढ़ना इसको एक बार, पढ़ो एक बार खुद से, पढ़ो तो एक बार। हाँ देखो, यस सिंपल है। इसमें क्या कंडीशन है आपके पास, ये भी एक तरह का रैपिड हार्डनिंग सीमेंट ही होता है। ये भी एक तरह का, किस तरह का सीमेंट है, रैपिड हार्डनिंग ही होता है। मतलब ये भी अपनी स्ट्रेंथ को जल्दी गेन करता है, ये भी स्ट्रेंथ क्या करता है अपनी, जल्दी गेन करता है। यूज करती है इसको इंडियन रेलवे, किसके लिए, रेलवे स्लीपर्स बनाने के लिए। रेलवे स्लीपर आपको पता है प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन होती है ना। तो वो बताया भी था आपको, जल्दी स्ट्रेंथ कहाँ पे चाहिए होती है तुम्हें, प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन में। कल एक एग्जांपल देखा था हमने। तो सेम रेलवे स्लीपर बनाने के लिए इंडियन रेलवे यूज करती है किसको, IRS T40 को। ये भी अपनी स्ट्रेंथ जल्दी गेन करता है। कंपोजिशन इसका कुछ नहीं बताया गया किसी तरह का, सिंपल क्या याद रखना है आपको, ऑब्जेक्टिव पर्पस के हिसाब से रेलवे में यूज होता है, रेलवे स्लीपर बनाने के लिए। आया समझिए पॉइंट, कोई दिक्कत है इसमें। चलो अब फोर्थ पढ़ो। हाँ इसका नाम रखा हुआ है ऐसे ही। आगे बढ़िए जरा, क्विक सेटिंग सीमेंट ना, फोर्थ। अब देखो ये यहाँ पर आ रखी है कहानी, क्विक सेटिंग। ये जल्दी सेट करेगा, ये जल्दी सेट होगा। रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। अगर तुमने कल वाले कॉन्सेप्ट अप्लाई करवाओगे तो ये आराम से समझ सकते हो इसको तुम। देखो जरा पढ़ के सुनो। क्विक सेटिंग सीमेंट है, क्या करता है, बहुत जल्दी सेट होता है। सेट क्या करेगा, बहुत जल्दी, मतलब प्लास्टिसिटी बहुत जल्दी लूज कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट बता रहे हैं आपको, कैसे ऐड कैसे बनाओगे। भाई सिंपल सा बात आपको पता है कि आपने कल लिखा था, एल्यूमिना का फंक्शन लिखा था, रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्विक सेटिंग। तो यानी कि जो क्विक सेटिंग करवा रहा है उसको बढ़ा दो, और जो सेट होने से रोक रहा था कौन, जिप्सम, उसको कर दो कम, उसको कम कर दो। देखो लिखा है ना पॉइंट यहाँ पे, प्रिपेयर्ड बाय एडिंग स्मॉल परसेंटेज ऑफ द एल्यूमिना
इन सीमेंट पार्टिकल्स एंड रिड्यूसिंग दी परसेंटेज ऑफ कैल्शियम सल्फेट दैट इज जिप्सम। आए समझिए पॉइंट ये, बताइए। एलुमिना का लिखा था ना हमने, रिस्पांसिबल फॉर क्विक सेटिंग कल फंक्शन नहीं लिखा था क्या? आया समझ में पॉइंट ये? हाँ फ्लक्स ही तो था। हाँ हाँ हाँ, आया समझ में पॉइंट ये? हाँ, ग्राउटिंग का मतलब होता है कि क्रैक भरना। हाँ, क्रैक्स को फिल कर देना। हाँ, क्या हुआ बताओ? तो सेटिंग टाइम कितना है इनिशियल? 5 मिनट होता है, और फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है? देखो कितना कम होता है, बहुत ही कम है। और ये क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, जहाँ पे जल्दी सेट करवाने की रिक्वायरमेंट, जैसे कि अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन लिखा भी था एग्जांपल यहाँ पे, देखो लिखा है ना यहाँ पे, फॉर कॉन्क्रीट टू बी लेड इन वाटर, फॉर कॉन्क्रीट टू बी लेड इन वाटर। ऐसे ही कॉन्क्रीट को बनाने में जिसको कहाँ पे यूज करना है आपको? पानी में ना। दूसरा एप्लीकेशन क्या है? ग्राउटिंग है। ग्राउटिंग है, ग्राउटिंग में क्यों? इसका मैंने तुम्हें एक पॉइंट बताया था, कहाँ पे? वहां पे बताया था आपको, जब RT5 पढ़ाया था। RT5 पढ़ाया था। RT5 में टार का 5th ग्रेड यूज करते थे ना आप, ग्राउटिंग के लिए RT5 यूज किया जाता है। वहां पर इसकी एप्लीकेशन बताई थी तुम्हें। ग्राउटिंग में कोई ऐसी चीज यूज करोगे जो जल्दी जाके अंदर सेट हो जाए, अदरवाइज बाहर आ जाएगी फ्लो करके। तो ये सीमेंट जल्दी सेट हो जाएगा, इसलिए कौन सा यूज करोगे अंदर? क्विक सेटिंग यूज करो। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए, कोई प्रॉब्लम है इसमें? तो क्विक सेटिंग की कहानी आ गई समझ में? हाँ, क्विक सेटिंग आया समझ में? फोर्थ हो गया ना आपके पास में। अब देखो मुझे ये बताओ, अगर तुमने उनके फंक्शन पढ़े हो अच्छे से कल वाली चीजों के, तो क्या सारी चीज खुद रिलेट हो रही है यहाँ पे अपने आप? अगर इनको याद करने की कोशिश करोगे तो कर पाओगे क्या? नहीं कर सकते यार, याद ही नहीं कर सकते, इतनी थ्योरी है। पढ़ो आगे, फिफ्थ लो हीट सीमेंट पढ़ो, देखो इसका भी स्पेसिफिकेशन आ रहा होगा ना समझ में। लो हीट का मतलब हीट क्या निकलेगी? देखो खुद से कैसे बनाओगे, खुद से पढ़ के देखो ना एक बार। इसमें हीट कम डेवलप होगी। लो हीट मतलब जो सीमेंट कम हीट प्रोड्यूस कर रहा है। हाँ, हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होगा, कम होगा। हाँ, रैपिड अर्निंग का उल्टा कैसे हो गया है बताओ? हाँ हाँ हाँ, लेकिन पर्पस तो अलग अलग है ना दोनों के। भाई उसका पर्पस था ताकत जल्दी देना, इसका पर्पस है हीट कम देना। हीट कम देना, उसमें तो हमने फाइनेस में पढ़ाई थी। C3S कम करो, जो ज्यादा हीट देता है। C2S को क्या कर दो? बढ़ा दो। आया समझ में? अर्ली स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। क्यों? अर्ली स्ट्रेंथ देने वाले को कम कर रखा है ना आपने। धीरे धीरे आएगी, लेकिन प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ आपको ठीक मिलेगी, लंबे समय पे मिलेगी, क्योंकि C2S जो लंबे समय पे स्ट्रेंथ देता है वो ठीक मिल रही है ना, वो बढ़ा रहे हो आप। आया समझिए पॉइंट ये? इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 7 दिन पे हीट इसकी 65 कैलोरी पर ग्राम से ज्यादा डेवलप नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये याद मत करना इनको ना रिक्वायरमेंट। इस सीमेंट की 7 दिन की हीट इससे ज्यादा नहीं निकल के आनी चाहिए, एंड 28 डे की हीट इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। याद मत रखना, वैल्यू रिक्वायरमेंट पड़ेगी। लो रेट ऑफ द स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, ये पॉइंट आया समझ में? क्यों? यस यस यस, बिल्कुल। लेकिन हो क्यों रहा है वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना। पॉइंट ये है कि हो क्यों रहा है। हाँ, C2S, यस। अल्टीमेट स्ट्रेंथ अप्रोक्सीमेटली सेम मिलेगी आपको पीछे के जैसे। एप्लीकेशंस जैसे जैसे कि हाइड्रोलिक, ये सारे के सारे ना, ये सारे मास कंक्रीटिंग के काम है। ज्यादा क्वांटिटी यूज होगी, क्वांटिटी ज्यादा यूज होगी। अगर कोई ऐसा सीमेंट यूज कर लोगे जो बहुत ज्यादा हीट देगा, तो टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा आसपास एरिया का, काम ही नहीं कर पाएगा इंसान वहां पे। तो ये सारे मास कंक्रीटिंग के वर्क हैं, देखो ना आप, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बन रहा है। और सिंपल बात है, स्ट्रेंथ भी तो मिलिटी चाहिए होती है आपको। ब्रिज में तुम्हें आज कल थोड़ी स्ट्रेंथ चाहिए एकदम आज बनाने से, कब चाहिए? कई साल में स्ट्रेंथ चाहिए आपको वहां पे, साल भर तो बनने में लग जाएगा ना। आया समझ नहीं आया पॉइंट, बताइए एक बारी। हाँ, इस पॉइंट में कोई दिक्कत है किसी तरह की? क्या? हाँ, ये लिखा होगा ना 1930 के आसपास बना था।
मैंने बताया कोड मत याद रखना सबके, ओपीसी की याद रख लो, लेकिन अगर बाकी का दिख जाए कहीं पे क्वेश्चन क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करोगे ना घर पे जाके। अगर क्वेश्चन दिखा किसी से तो याद कर लेना उसको उठा के, अभी मत याद रखो ना इन सब चीजों को, देखो तो ऑलरेडी याद करने की कितनी वैल्यूज है, सब नहीं याद रखने की है। नेक्स्ट इवेंट आपके पास में कौन सा आया, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। इस सीमेंट का क्या मतलब है भाई, सल्फेट के अटैक से बचाएगा, सल्फेट के का खतरा इस पे कम है। यस SO3 आया, समझिए पॉइंट ये। नेचुरली मिलता है आपको, सॉइल में है, सॉइल के कांटेक्ट में है सीमेंट, सॉइल में सल्फेट मिल जाएगा तुम्हें। कहीं पे समुद्र के आसपास कंस्ट्रक्शन कर रहे हो मिल जाएगा आपको, कहीं पे सीवेज बना रहे हो सीवेज के आसपास वहां पर मिल जाएगा तुम्हें। तो ऐसी जगहों पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो क्या यूज करोगे, सल्फेट रेजिस्टेंस सीमेंट ना, जहाँ पे सल्फेट के अटैक का खतरा है। क्यों कम किया, वो सल्फर के अटैक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस कम करते थे ना, वो कम करते थे वो, एक मिनट मुझे बोलने दो ना। C3 एंड C4AF रेजिस्टेंस कम करते थे, रेजिस्टेंस कम करते थे मतलब सल्फेट के अटैक का खतरा बढ़ाते थे। तो जो सल्फेट के अटैक का खतरा बढ़ा रहे हैं आपने उनको कम कर दिया बस, यही तो हो रहा है लॉजिक, देखो जरा चेक करके। लिमिट भी दे रखी है कि किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब मुझे ये बताओ कल की क्लास करने के बाद ये कितना इजीली कर पा रहे हो तुम खुद से, अपने आप सारे सीमेंट तरीके आ गए तुम्हें बनाने के, समझ में कैसे करना है। हाँ वैसे ही मार्शी एरिया, बंजर जमीन है। इससे आई थिंक कि 35-40 क्वेश्चन आएंगे शायद, सबसे ज्यादा आएंगे। चलो मेरी याद आएगी। हम्म। हम्म। हट गई है शायद ना, हट गई, दिखती नहीं है इसका। आया समझिए पॉइंट। हम्म। एक बार ये बताइए सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट का क्लियर हो गया मैटर, इसकी एप्लीकेशन एप्लीकेशन वगैरह सारे क्लियर हो गए ना इसके। आपने C3 एंड C4AF को कम कर दिया है, फिर आप ऐसे बोलें कि हमने क्या कम किया है, लाइम एंड एल्यूमिना को कम किया है ना। भाई C3 C4AF में क्या है, लाइम एंड एल्यूमिना ही तो है ना, उनको कम करा दिया आपने। तो पॉइंट याद रखना कैसे बनाओगे, लाइम एंड एल्यूमिना कम कराओ, लाइम एंड एल्यूमिना क्या करेंगे, कम करेंगे। फिर आप ये बोल दो कि C3 क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो ना, C3 क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, फिर C4AF बोल दो कम कर रहे हो। हाँ हाँ, ये तो एक वैल्यू बताई है तुम्हें कि भाई ट्वाइस ऑफ द C3A प्लस C4AF, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ और सी, इवन ये वैल्यू याद भी मत रखना ज्यादा, बस तरीके याद रखना बनाने के, कौन कौन से तरीके हैं किसको बनाने के। ठीक है, बताओ क्लियर हो गई ये कहानी क्या, एप्लीकेशन आ गए इसके सारे समझ में, कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी किसी तरह की, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, अब जरा जो है ये हो गया ना आपके पास में, सुपर सल्फेटेड पढ़ो खुद से। देखो सुपर सल्फेटेड ना, सुपर सल्फेटेड की बात कर रहा है, कौन सा पॉइंट है आपके पास में, सुपर सल्फेटेड सीमेंट प्रिपेयर्ड बाय इंटर ग्राइंडिंग, प्रिपेयर्ड बाय इंटर ग्राइंडिंग मतलब पीसना ना। हम्म। हाँ ग्राइंड करना, इंटर ग्राइंडिंग मतलब आपस में पीसना,
ग्राइंड करने का मतलब पीसना होता है, और इंटर का मतलब आपस में पीसना। 80 to 85%, बट नॉट लेस देन 70%। लगभग कितना, 80 से 85% तक, लेकिन कम नहीं किससे, 70% से कम नहीं। साइज की बात कहाँ से आ रही है, वो तो क्वांटिटी की बात हो रही है ना। ये परसेंटेज बताई गई है कि भाई इतना परसेंट लगभग ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, और 15% लगभग जिप्सम, एंड 5% लगभग सीमेंट। ये उनकी क्वांटिटी बताई जा रही है कि इसको बनाते कैसे हैं। 5% तक आपके पास में पोर्टलैंड सीमेंट, जो अभी तक आप बात कर रहे थे, जिसकी 10 से 15% लगभग जिप्सम, और लगभग 85-80% कौन, ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, आया समझ में पॉइंट। अभी बता रहा हूँ ना इसके बारे में मैं, अभी खत्म कहाँ करा है, आया समझ में पॉइंट। ये इनकी क्वांटिटी बताई गई है। अगर इसको बना रहे हो सीमेंट को, तो कैसे बनाओगे, लगभग 80% के आसपास ये रखोगे, 15% के आसपास इसको यूज करेंगे, एंड लगभग 5% के आसपास इसको यूज करेंगे। आया समझिए पॉइंट ये। हम्म। हाँ, अब देखो जरा, ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, फर्नेसेस होती है मशीनरीज होती है ना फर्नेस, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई रहते हैं। फर्नेसेस भट्टियां मान लीजिए आप एक तरह से, जिनमें टेम्परेचर कैसे रहेंगे, बहुत ज्यादा रहेंगे। आया समझिए पॉइंट ये। उनमें मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उनके ओर्स से। मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स। एक्सट्रैक्शन के बाद कुछ बच जाता है वहां पे रेजिड्यू, कुछ रेजिड्यू बच जाता है। एक्सट्रैक्शन हो गया मेटल का, उसके बाद कुछ वेस्ट बच जाता है वहां पे, उसी को बोल रहे हैं ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग का मतलब क्या। स्लैग मतलब वेस्ट एक तरह से, यस वही वेस्ट, ठीक, जो बचेगा वहां पे रेजिड्यू। आया समझिए पॉइंट ये। अब तुमने यहाँ पे क्या कर दिया, इस यानी कि सुपर सल्फेटेड, ये क्या है आपके पास, सुपर सल्फेटेड सीमेंट है। काम इसका भी सेम है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट के जैसा ही, लेकिन उसके कंपैरिजन में ये क्या है, और ज्यादा इफेक्टिव है। स्ट्रेंथ नहीं है इसकी ज्यादा। हाँ, स्ट्रेंथ थोड़ी, सल्फेट के अटैक से और ज्यादा बचाएगा आपको, और ज्यादा बचाएगा। हाँ, तो वो तो अलग है ना पॉइंट, वो तो अलग सीमेंट है। और ये बताइए, ये उसके कंपैरेटिवली, सल्फेट रेजिस्टिंग के कंपैरिजन में ये वाला जो सीमेंट है और ज्यादा इफेक्टिव है किस चीज में, सल्फर के अटैक को बचाने में। तो मुझे बताओ यूज कहाँ पे करोगे, सेम एप्लीकेशन जो उसके थे, सेम ही है ना एप्लीकेशन जो उसके थे, सेम एप्लीकेशन है बिल्कुल, एकदम कोई डिफरेंस नहीं है किसी तरह का। इसमें तुमने सीमेंट को बिल्कुल एक तरह से खत्म ही कर दिया। 5% खत्म भाई। अटैक किसके ऊपर हो रहा था, C3A C4F है ना, लाइम एंड एलुमिना, उनको खत्म ही कर दिया आपने यहाँ पे। जिसके ऊपर अटैक होता है उसको हटा ही दो ना, हटा ही दिया ऑलमोस्ट। आया समझिए तरीका। एप्लीकेशन भी आ गया आपके पास में, एप्लीकेशन आ गए ना। कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी किसी तरह की, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। अभी तो बताया 2 मिनट पहले यूज कहाँ करते होंगे बताओ। ये आपके पास और भी तो चीजें, यहाँ पे जिप्सम भी तो है, जिप्सम के पास भी तो बाइंड करने का होता है। हाँ, तो यही तो चाहिए आपको। अब तुम पूछ रहे हो कि रजिस्ट कैसे करेगा सल्फेट के अटैक को। हाँ, हाँ, तो मैंने बोला इसके अंदर और भी तो चीजें हैं आपके पास, स्लैग भी तो है। हाँ, वो भी तो हेल्प करेगा आपकी। मेन चीज थी कि सल्फेट के अटैक से बचाना, तो सीमेंट को कम करा, लेकिन उसके प्रॉपर्टीज का जो लॉस हुआ है, उसकी वजह से प्रॉपर्टीज का लॉस हुआ है, उसको कंपेंसेट करने के लिए हमने दूसरी चीजें तो डाल दी यहाँ पे। हाँ, यस। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है आपके पास में, हाइड्रोफोबिक सीमेंट या फिर वाटर रिपेलेंट सीमेंट, क्या बोलते हैं इसको, वाटर रिपेलेंट सीमेंट। हाइड्रोफोबिक का मतलब समझते हो, पानी से डरने वाला सीमेंट। मतलब कि जब आप सीमेंट को स्टोर करके रखते हैं, हमें पता है हम नहीं चाहेंगे सीमेंट रिएक्शन करे पानी से, ये पता है ना हमें उस समय ऑलरेडी। जब स्टोर करा हुआ है तो हम नहीं चाहेंगे हम सीमेंट पानी से रिएक्शन करे, तो ये सीमेंट पानी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। पानी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा कब, जब आपने उसको स्टोर करके रखा हुआ है। जब हमने उसको स्टोर करके
रखा हुआ है। क्या बोलते हैं इसीलिए इसको, हाइड्रोफोबिक सीमेंट क्या है, अपने आप खुद से खुद पानी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा स्टोरेज के टाइम पे। आया समझ में कंडीशन हाइड्रोफोबिक सीमेंट या फिर वाटर रिपेलेंट सीमेंट का क्या फंक्शन है? कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी किस तरह की? देखो चेक करके। अब पॉइंट आया कि बनाओगे कैसे, अब पॉइंट ये आता है कि भाई बनाएंगे कैसे। इसको बनाने के लिए तुमने इसके अंदर कुछ वाटर रिपेलेंट कंपाउंड्स को डाल दिया, कुछ वाटर रिपेलेंट कंपाउंड्स को डाले जो कि पानी को रिपेल करेंगे, मतलब पानी को इसके साथ आने नहीं देंगे, इसके पास नहीं आने देंगे। आया समझिए पॉइंट ये, कुछ वाटर रिपेलेंट कंपाउंड्स को डाल दिया। क्लियर है नहीं है पॉइंट ये? अब जैसे एग्जांपल स्टीयरिक एसिड, बोरिक एसिड, ओलेइक एसिड, OLEIC, ओलेइक एसिड। और ये स्टीयरिक एसिड ओलेइक एसिड दोनों क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे। स्टीयरिक एसिड ओलेइक एसिड किसको बनाने में यूज करता है? हाइड्रोफोबिक सीमेंट। ऐसे पूछते हैं आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन। आया समझिए पॉइंट ये? कितनी क्वांटिटी लगभग 0.1 से लेके 0.5% तक डाल देते हो आप इसको। क्लियर हुआ ही नहीं हुआ पॉइंट ये? इसका फायदा क्या है? खुद से खुद पानी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तब स्टोरेज के टाइम पे। हाँ लंबे, मतलब आप ज्यादा लंबे समय तक स्टोर कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ज्यादा लंबे समय तक स्टोर कर सकते हो, ये फायदा है। अब देखिएगा जरा एप्लीकेशंस, मतलब हाँ रिएक्शन नहीं होगा इससे, यस। तो क्या कर सकते हो? ज्यादा लंबे समय तक इसको स्टोर कर सकते हो। अब आगे पॉइंट पढ़ो जरा। एप्लीकेशन खुद बता सकते हो तो क्या एक्सट्रीम वेदर कंडीशन सही है, या फिर आप ये बोल दो जहां पर स्टोर ज्यादा करना हो, जहां पर स्टोर ज्यादा करना हो, दोनों सही है क्या पॉइंट? जहां पे वेदर कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, मॉइस्चर बहुत रहता है। दूसरा पॉइंट स्टोरेज जहां पे लंबे समय तक करनी है। और तीसरा पॉइंट क्या बता रहे हैं? लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब है आपके पास में? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है आपके पास में कि देखो एप्लीकेशन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, खुद हो जाएंगे सारे के सारे। ओपीसी कैन नॉट बी यूज आफ्टर 90 days, ओपीसी कैन नॉट बी यूज आफ्टर 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग। मतलब 90 दिन में बहुत खराब हो जाता है, उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है सराउंडिंग से, इसलिए 90 दिन के बाद आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो कैसा यूज करना पड़ेगा आपको? कैसा ऐसा सीमेंट यूज करो जो कि लंबे समय तक स्टोर करने पे भी खराब ना हो। आइए कहानी समझ में? हाँ कोई दिक्कत है इसमें? कोई प्रॉब्लम है किस तरह की? कोई दिक्कत नहीं है? हाँ कोई परेशानी किसी तरह की इसमें? बताओ, कोई दिक्कत है? अब देखो यहाँ पे आगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं आपके पास में।
ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, और ये दोनों चीजें तुम्हें खुद से पता होनी चाहिए क्योंकि तुमने बिल्डिंग सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रखी है। क्या मतलब होता है ट्रू का? इसका फॉर्मूला थोड़ी पूछ रहा हूँ मैं। किसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो? सॉलिड्स की होती है ना, ये बताओ बस, खाली सॉलिड्स की होती है, तुम फॉर्मूला बता रहे हो। और इसमें मास में पूरे पूरे सीमेंट की, जो वहां पे सिस्टम दोनों के सेम है, सिस्टम कहीं नहीं बदलते, जो सीमेंट में है वही कंक्रीट में है, वही सेम सॉइल में है, वही सेम एग्रीगेट में है, वही सेम हर जगह चल रहा है, वही सेम इस क्लास में भी चल रहा है, सॉलिड बैठे हुए हैं, वॉइड्स भी हैं बीच में, सेम तो है पूरा का पूरा सिस्टम, नाम बदल जा रहे हैं। भाई कोई तुम्हें कुछ कह के बुला रहा है और कोई तुम्हें कुछ कह दे रहा है और कोई कुछ कह दे रहा है, बताओ। तो सॉइल वाले आए होंगे, उन्होंने सॉइल बोल दी होगी, अब सीमेंट वाले आए तो सीमेंट बोल दिया, कल कोई कंक्रीट बढ़ाने आएगा तो कंक्रीट बोल देगा, तो सेम चल रहा है कंडीशन ना, कोई चीज नहीं है। तो ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सीमेंट सॉलिड्स, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सीमेंट, यानी कि किसकी बात हो रही है? सीमेंट की सॉलिड की बात हो रही है। कितनी होती है वैल्यू? 3.15 होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है सॉलिड्स की? सीमेंट के सॉलिड की बात हो रही है 3.15, और मास पूरे सीमेंट की कितनी है? 1.5 है। दोनों याद रखना, वैल्यूज बहुत पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव। 3.15 एंड 1 पॉइंट कितना, 1.5 हो गया। आगे समझ रहे पॉइंट ये? हम्म इसमें अगर आप पूरे सीमेंट की बात कर रहे हैं तो मॉइस्चर आ गया, आ गया बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन आना नहीं चाहिए, आना नहीं चाहिए, वो सॉइल का सिस्टम नहीं है यहाँ पर कि भाई पानी। ट्रू तो खाली सॉलिड का है, और मास पूरे सीमेंट की बात हो रही है। हाँ, लेकिन मॉइस्चर आना नहीं चाहिए यहाँ पे। हम्म हम्म ठीक है। तो ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना, यानी कि सीमेंट के सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी, और पूरा सीमेंट का मास यानी कि 1.5, मास ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट 50 kg। ये तो जनरल चीजें हैं, पता होनी चाहिए हमें ना। 50 kg एक बैग का वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट, वॉल्यूम पूछा है इस बार। 34.7 लीटर तक होता है लगभग, और इसी को आप लिख सकते हैं कितना, 35 लीटर अप्रोक्सीमेटली, 35 लीटर लिख सकते हो। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आते हैं आपके पास ना। डेंसिटी कितनी होती है सीमेंट की? 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ना, 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके पास। आया समझिए पॉइंट ये? 1 मीटर क्यूब ऑफ सीमेंट में, अगर आपको 1 मीटर क्यूब आपके पास सीमेंट है तो लगभग उसमें आपको 30 बैग की रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी। देखो ना, खुद से सोच सकते हो। हाँ देखो जरा, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है आपके पास में? 1.5 है, 1.5 है ना, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होता है? डेंसिटी ऑफ द सीमेंट अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर, सेम फॉर्मूला है जो सॉइल में था, डेंसिटी ऑफ सॉइल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर पढ़ा होगा वहां पे आपने मास को, यही पढ़ा था। यहाँ पे क्या लिख रहे हो उसको, डेंसिटी ऑफ सीमेंट अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर लिख रहे हो। डेंसिटी ऑफ द सीमेंट मतलब मास ऑफ द सीमेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट, मास ऑफ द सीमेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट। आया समझिए पॉइंट ये? अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर भी तो है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है? 1000, 1000 इंटू 1.5, 1500, मास ऑफ सीमेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू 1500 आ गया। वॉल्यूम कितना कर रखा है आपने? 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब है ना, तो मास ऑफ सीमेंट कितना? 1500 kg, 1500, 1440 कहाँ से आ रही है? 1.5 है ना मास स्पेसिफिक ग्रेविटी तो, हाँ 1500 हो गया। 1500 kg सीमेंट में कितने बैग लग जाएंगे? जब एक 50 kg का है तो 1500 में कितने लग जाए? 30 बैग लग गए ना। तो 1 मीटर क्यूब ऑफ सीमेंट कंसिस्ट ऑफ 30 बैग। ये डेरिवेशन ऐसे ही करना पड़ेगा दिमाग में पूरा। दोबारा सुन लो एक बारी, इस मास स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.5, फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी ऑफ सीमेंट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर होता है। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना? 1000, तो डेंसिटी ऑफ सीमेंट मतलब 1000 इंटू 1.5, 1500 हो गया, 1500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ सीमेंट कितना? मास ऑफ सीमेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कितनी ले रहा हूँ मैं? 1 ले रहा हूँ, तो 1 डालो यहाँ पे वैल्यू। डेंसिटी, मास ऑफ सीमेंट कितना, मैंने डेंसिटी को लिख दिया ना ऑलरेडी, मास ऑफ सीमेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, और वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कितना है? 1, तो मास ऑफ सीमेंट कितना बन गया आपके पास? 1500। 1500 में कितने बैग लग जाएंगे? 30 बैग लग जाएंगे ना, तो ऐसे आ रही है वैल्यू निकल के। आया समझिए पॉइंट ये? ऐसे चलिए, तो सारी चीजें याद रखना है। पहला पॉइंट क्या बताया?
ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गया आपके पास में, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, मास ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट, वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट, डेंसिटी कितना होता है 1 मीटर क्यूब में लगभग 30 बैग्स आते हैं आपके पास। साइज ऑफ द सीमेंट बैग ये लिखा हुआ है, देखिए सीमेंट बैग का साइज है 0.3 मीटर स्क्वायर आपके पास एरिया रहता है, एंड उसकी हाइट कितनी, थिकनेस 0.18, आया समझिए पॉइंट, यस भाई, हाँ 0.18, ठीक है। सो ये सारी कंडीशन हो गई ना आपके पास में। अब नेक्स्ट क्या है आपके पास में, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट है। नेक्स्ट क्या कंडीशन है आपके पास में, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट है। इसमें सिंपल कुछ नहीं पढ़ना है तुम्हें, सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है, क्या यूज करते हैं, लीच एट्रियल्स फ्लास्क यूज करते हैं। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन में क्या दे रहा है, लीच एट्रियल्स एपरेटस देगा, मेथड लिख के देगा तो मतलब साउंडनेस है, लेकिन फ्लास्क अगर आ गया तो स्पेसिफिक ग्रेविटी है। लीच एट्रियल फ्लास्क यूज करोगे किसके लिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए, फ्लास्क आना चाहिए। एपरेटस तो वो था वहाँ पे साउंडनेस में ना, क्लास का अगर आया तो लीच एट्रियल फ्लास्क मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। नेक्स्ट आ गया आपके पास में स्टोरेज ऑफ द सीमेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास में, स्टोरेज ऑफ द सीमेंट है। इसका मतलब ये है कि भाई सीमेंट को आप कहाँ स्टोर करेंगे, ऐसा नहीं सीमेंट को कैसे स्टोर कर दो कहीं पे लाके, ये नोट नहीं पढ़ना तुम्हें। किस टाइप का नहीं पढ़ाया तुम्हें, अभी तुम इस जगह बैठे हो आगे, यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। हाँ हम्म, हाँ इसको देखो, पढ़ के खुद से पढ़ लो ना, पढ़ो खुद से पढ़ो। क्या मजा नहीं आएगा इसमें, बताओ कौन सा मजा चाहिए तुम्हें। भाई मजा अगर नहीं आ रहा बाहर की चीजों में, तो खुद में मजा आना चाहिए, इंसान को खुद में मजा उसको ढूंढना चाहिए। एक
क्यों नहीं है? किससे रिलेटेड? स्टोरेज ऑफ सीमेंट से रिलेटेड। क्या बता रहे हैं यहाँ पे? पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट इज स्टोर्ड इन बैग्स ऑफ 50 केजी, पता है आपको ऑलरेडी, है ना? वॉल्यूम कितना लगभग? 0.035 वो बताया भी आपको। 35 लीटर होता है ना, 35 लीटर का मतलब क्या है? 0.035 लीटर, ठीक है। इन केस द सीमेंट इज रिसीव्ड इन बैग्स, अगर आप सीमेंट को स्टोर कर रहे हो किसमें? बैग में। सीमेंट को बहुत सारे तरह से स्टोर कर सकते हो आप, डब्बों में भी स्टोर करते हैं सीमेंट, डब्बे डब्बे भी आते हैं, प्लास्टिक टाइप के डब्बे जिसमें सीमेंट को लाया जा सकता है, और बैग्स भी आते हैं। अगर आप सीमेंट को बैग में ला रहे हैं, तो बैग में अगर ला रहे हो सीमेंट को, तो आपको ये सारी रिकमेंडेशन फॉलो करनी चाहिए उसको स्टोर करते समय। आया समझिए कंडीशन? कोई दिक्कत है इसमें? तो ये रिकमेंडेशन है किसके लिए? जब आप उसको बैग में स्टोर कर रहे हो। और क्या रिकमेंडेशन है? वो गिवन है किस कोड में? 4082 कोड में गिवन है। किस कोड में गिवन है? कोड 4042 में गिवन है। और आई थिंक कि मेरे ख्याल से तुम्हारे पास 4082 कोड नहीं है ना, उसको डाउनलोड करो जरा, डाउनलोड करो, करो डाउनलोड करो। हाँ तो देखो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है सीमेंट टॉपिक, ऑलमोस्ट। और यही सेम टॉपिक जब क्लास में पढ़ाते हैं तो कितने दिन लगाते हैं? 5 दिन लगा देते हैं, लेकिन कंटेंट सेम रहता है, लेकिन वहां पे लिखवाया जाता है ना, लिखवाया जाता है, इसलिए टाइम लग जाता है भाई। वो है, लेकिन टाइम का थोड़ा सा ज्यादा इसका में मैटर है ना। मान लो लंबे लंबे सब्जेक्ट हैं अभी, ये खुद ही इतना लंबा सब्जेक्ट है, तो थोड़ा सा रिवीजन तो ही करना पड़ेगा, रिवीजन ही करना पड़ेगा, नहीं तो वो तो गायब हो जाएगा। वो तो कर लिया डाउनलोड, उसको ग्रुप पे डाल दो ना, वो ग्रुप पे। हाँ 4082 होना चाहिए बस ना, उसको ग्रुप पे डाल दो। ग्रुप पे डाल दो, ये तो ग्रुप पे डाल सकते हो ना, बस नोट्स वगैरह मत डालना ग्रुप पे। सब दिया हुआ है यहाँ पे ना। यहाँ पे देखो, पहले तो इसको टाइटल याद रखना कि कौन सा कोड है। रिकमेंडेशन ऑफ द स्टोरेज ऑफ द, यानी कि सीमेंट स्टोरेज का कौन सा कोड है? 4082 है। इवन किसी भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल का, यहाँ पे लिखा है ना, टाइटल पढ़िए इसका, रिकमेंडेशंस ऑन स्टैकिंग एंड स्टोरेज ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। आया समझिए पॉइंट ये? अभी हमारे पास कौन सा कंस्ट्रक्शन मटेरियल है? सीमेंट है ना। कहाँ पे दे रखे हैं इसकी रिकमेंडेशंस? अच्छा ये रहा, हाँ पेज नंबर 6 पे आओ, पीडीएफ की पेज नंबर 6 पे देखो, लिखा है ना इधर, स्टोरेज ऑफ द मटेरियल्स लिखा हुआ है। इसमें फर्स्ट है सीमेंट, लिखा है ना सीमेंट, लिखा हुआ है सीमेंट, लिखा है सीमेंट। पीडीएफ का 6 पेज है, हाँ 6 पे देखो लिखा है सीमेंट। पेज नंबर पीडीएफ के 6 पे आना है, कोड के 6 पेज पे नहीं आना है। ऊपर होगा वो तो ना। हाँ मिला, मिल गया ना। यहाँ पे लिखा है सीमेंट, लिखा है ना। हम्म इसमें जरा तुम जो है ना, ये वाले पॉइंट पढ़ो ना, पेज नंबर 4.2.2.3 तक पढ़िए, 2.3 तक पढ़ो, सारे पॉइंट पढ़ लीजिए। हाँ और ये सारे पॉइंट नोट करने हैं तुम्हें, या फिर कोड में से याद कर लेना, जैसे मन करे तुम्हारा कर लेना, लेकिन याद सारे पॉइंट होने चाहिए तुम्हें। डब्बे बताया तो था आपको। हाँ देखो एक बार जरा, रुको।
ये सारे पॉइंट पढ़ के खुद से समझने की कोशिश करो ना इनको, क्योंकि सारे पॉइंट आपके पूछे गए हैं कई बार, स्टेटमेंट फॉर्म में आते हैं। बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, इनमें कैसे आते हैं पॉइंट्स। देखो खुद से इतना तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमारे अंदर कि हम इनका मतलब समझ सके पढ़ के पॉइंट का। इजी लैंग्वेज है बहुत, समझने की कोशिश करो उसको पढ़ के खुद से। जो वाटर प्रूफ हो। हाँ। हम्म। हम्म। बनानी चाहिए, हाँ, बिल्कुल। बनानी चाहिए। इनका मतलब आया पॉइंट का पढ़ के समझ में। इनमें से बताओ कोई अगर पॉइंट नहीं आ रहा है समझ में, जहाँ तक बोला था वहीं तक पढ़ना है। इत, इतनी अब इतनी हाइट ऊपर अगर आप उनको रख रहे हैं तो उनको हवा में तो रखोगे नहीं, उनके ऊपर वुडन प्लैंक होंगे। हाँ, वही वुडन प्लैंक होंगे, वुडन प्लैंक के ऊपर वो रखकर। अच्छा ये मुझे समझाना है पॉइंट है ना, ये वाला। हाँ हाँ। देखो बैग्स में रखते हैं, ड्रम्स में रखते हैं। अगर बैग में रिसीव कर रहे हो तो ये रिकमेंडेशन फॉलो करनी है। शैल बी स्टोर्ड एट अ वर्क साइट इन अ बिल्डिंग और अ शेड विच इज ड्राई, लीक प्रूफ, मॉइस्चर प्रूफ। स्टोरेज मिनिमम नंबर ऑफ द विंडोज होने चाहिए, फिटिंग, ये तो कोई इसमें बताने की बात नहीं है। हाँ। बस लास्ट वाला बताना है खाली। रुको। अच्छा देखो इसका मतलब क्या होता है। वेयर हाउस का मतलब जहाँ पे सीमेंट्स को रखा जाता है। वेयर हाउस मतलब क्या, जहाँ पे सीमेंट्स को रखा जाता है। हाँ हाँ वही समझ गया मैं। वेयर हाउस का मतलब होता है जहाँ पे सीमेंट को आप रखते हैं। अब वेयर हाउस पैक का मतलब ये नहीं है कि वेयर हाउस पूरा भर चुका, अब उसमें जगह नहीं है। वेयर हाउस पैक का मतलब होता है कि ऊपर वाले जो बैग्स थे ना, उन बैग्स का वेट आया नीचे वाले बैग्स पे, जिसकी वजह से नीचे वाले बैग्स हो गए कॉम्पैक्ट और उनमें बन गए लम्स। ये बोलते हैं प्रेशर कॉम्पेक्शन। हाँ, आप किसी चीज को, क्ले को उठाओ, क्ले को चिपकाने के आपस में दो तरीके हो सकते हैं। या तो उसमें वाटर डाल के चिपका दो उसको आपस में, या फिर उसको ऐसे दबा भी तो सकते हो हाथ से, तब भी चिपक जाएगी आपस में। वो कोहेसिव भी तो है ये भी। कोहेसिव होता है ना। प्रेशर कॉम्पेक्शन ऑफ द लोअर लेयर बैग बिकॉज ऑफ द अपर लेयर बैग, इसको बोलते हैं वेयर हाउस पैक। प्रेशर कॉम्पेक्शन ऑफ द लोअर लेयर बैग बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द अपर लेयर बैग इज कॉल्ड एज द वेयर हाउस पैक। ये वेयर हाउस पैक कहलाता है ये कंडीशन, प्रेशर कॉम्पेक्शन। आया समझिए पॉइंट, इसको वेयर हाउस पैक बोलते हैं। हम्म। The cement, the height of the stack shall not be more than the 10 bags to prevent the possibility of the clumping up under the pressure. The width of the stack shall not be more than the 4 bags length.
और 3 मीटर in stacks more than 8 meter 8 bags high. The cement bag shall be arranged alternatively lengthwise and crosswise just like header structure. हाँ, अगर 8 बैग से ज्यादा स्टोर कर रहे हो एक लाइन में तो कैसे करोगे? यस यस वॉल्स के बीच में ना दीवारों से दूर रखोगे, दीवारों से कनेक्ट कर कर नहीं रखोगे। और लगभग 150 से 200 ऊपर ना, 150 से 200 ऊपर लगभग 600 कितना। हाँ यस हाइट ऑफ द स्टैक्स शैल नॉट बी मोर देन द 10 बैग्स ना। हाइट बस आप यहाँ तक रखिए ना 4.2.2.3 तक। हाँ इसमें क्या बताया जा रहा है, मतलब क्या बताना है इसमें? इसमें ये बताया कि जैसे मान लीजिए आपने आज मंगाया सीमेंट बैग को, उसको रख दिया वेयर हाउस में उठा के, अब तुम कल फिर मंगा रहे हो सीमेंट को वेयर हाउस में उठा के, तो इसका मतलब ये है कि जब जिस डेट में जो बैग्स आए हैं उनके ऊपर लेबल लगा दीजिए भाई ये इस डेट को आया है। कहीं ऐसा ना हो कि जो बहुत पहले आ चुका है उसको आप यूज ही नहीं कर रहे हो, जो अभी रिसेंटली आया उसको यूज कर दो। हाँ ये बता रहा है, उतना बढ़िया रहेगा बिल्कुल। ये सारे पॉइंट हैं देखो जरा, बस यही करने हैं। चलो आगे करें शुरू। तो सीमेंट का स्टोरेज हो गया ना आपके पास, दिस इज द स्टोरेज ऑफ द सीमेंट। अब नेक्स्ट कौन सा सीमेंट आता है आपके पास में? तो ये कंडीशन आ गई सारी। हम्म अब नेक्स्ट फाइल पे आओ अपना, फिर से ज्यादा नहीं बचा इसमें, आई थिंक 3-4 पेजेस बचे हैं ना जस्ट, है ना? अभी खत्म हो जाएगा, और इवन इनमें इतना डिटेलिंग भी नहीं है अब आगे वाले पॉइंट्स में ना। वाटर प्रूफ सीमेंट, ये मतलब है कि आपने अगर मान ली वाटर प्रूफ सीमेंट को यूज करा, आपने वाटर प्रूफ सीमेंट को यूज करा किसी डैम की कंस्ट्रक्शन में, तो वो डैम के अंदर से पानी को पास नहीं करने देगा, पेनिट्रेट नहीं करने देगा। ये है। वाटर प्रूफ बैग होते हैं, बैग होते हैं ना वाटर प्रूफ बैग, कमर पे लेके चलते हैं जो, कि भाई इसके अंदर से पानी नहीं जाएगा, वो पानी को अंदर नहीं आने देते, पास नहीं करने देते हैं बैग के अंदर। तो वही सेम मतलब है, पढ़ के देखो बनाना कैसे है, क्या कंडीशन है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, बस इसके प्रॉपर्टी पढ़िए जस्ट, खुद से पढ़ो वाटर प्रूफ सीमेंट के बारे में। हाँ ये मत याद रखो कुछ भी ना, ये तो केमिकल्स के नाम बता दिया, प्रिपेयर्ड बाय एडिंग स्टीयरेट्स ऑफ द कैल्शियम एंड द सोडियम एंड द जिप्सम विद टैनिंग एसिड, कुछ याद नहीं रखना। मैंने बताया मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है, नहीं याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया आपके पास में? व्हाइट एंड द कलर्ड पोर्टलैंड सीमेंट है, व्हाइट एंड द कलर्ड पोर्टलैंड सीमेंट है, पढ़ो इसको जरा। क्ले फ्रॉम द फ्री फ्रॉम द आयरन ऑक्साइड, देखिए जरा, आपको क्या चाहिए? आर्गिलेशियस एंड द कैल्शियस कंपाउंड चाहिए ना। क्ले हो गया आर्गिलेशियस, सॉरी सिलिशियस, क्ले तो हो गया आर्गिलेशियस, क्ले आर्गिलेशियस हो गया ना। और ये हो गया आपके पास कौन सा? चौक होगी कैल्केरियस, कैल्केरियस हो गई। लेकिन प्योर व्हाइट चौक यूज करो, व्हाइट सीमेंट बना रहे हो तो किसको यूज करो? प्योर व्हाइट चौक को यूज करो। और जब आप एर्गेशियस क्ले उठा रहे हो तो क्ले में आयरन ऑक्साइड का कंपोजिशन नहीं होना चाहिए, फ्री फ्रॉम द आयरन ऑक्साइड। रीजन क्या है? आयरन ऑक्साइड उसमें वो कलर देता है जो कि व्हाइट नहीं है। आपको तो कैसा सीमेंट बनाना है? व्हाइट बनाना है, तो जो व्हाइट कलर नहीं दे रहा है उसको हटा दो ना। आया समझ ये पॉइंट? ये तो सीमेंट
पुट्टी अलग चीज होती है। हाँ, व्हाइट सीमेंट होता है लेकिन पुट्टी अलग चीज होती है। पुट्टी को बनाने का तरीका अलग रहता है, उसमें लाइम डाला जाता है। हाँ, व्हाइट सीमेंट बेस्ड होता है लेकिन पुट्टी है अलग, उसको बनाने का तरीका भी अलग, आगे आएगा भी उसके बारे में। एक पुट्टी होती है, एक होता है आपके पास में कौन सा, कोर्स स्टफ भी होता है। एक पुट्टी होती है, एक लाइम पुट्टी, और एक कोर्स स्टफ भी होता है। ये दोनों चीजें आगे आएंगी ना आपके पास में, लाइम जब पढ़ेंगे टॉपिक। देखो जरा, तो कैसे बनाओगे व्हाइट सीमेंट को? क्ले, आयरन ऑक्साइड नहीं होना चाहिए। आयरन ऑक्साइड होता है जनरली क्ले में, लेकिन नहीं होना चाहिए। यस, एंड आपके पास में प्योर व्हाइट चौक यूज करो। ग्रेश कलर ऑफ द सीमेंट इज ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। आया पॉइंट समझ में? सीमेंट का ग्रेश कलर किसकी वजह से है? आयरन ऑक्साइड, हेंस आयरन ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड एंड लिमिटेड बिलो 1%। ये पॉइंट याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन है कि भाई आयरन ऑक्साइड किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1% ज्यादा नहीं रखेंगे, जीरो तो नहीं कर पाओगे। हाँ, व्हाइट सीमेंट के लिए, फॉर व्हाइट सीमेंट ओनली। हाँ, नहीं कर पाओगे जीरो, लेकिन 1% से ज्यादा नहीं होगा। आया समझ ये पॉइंट? ये अब देखो, एक पॉइंट मैंने बताया भी था कल आपको, अगर आपको कोई दूसरा कलर सीमेंट बनाना है ना, तो क्या करो, उसके अंदर पिगमेंट डाल दीजिए। पिगमेंट का काम क्या होता है? कलर देना होता है। अब कौन सा पिगमेंट डालोगे वो तो डिपेंड करेगा तुम्हें कलर कौन सा चाहिए। कॉपर सल्फेट डालोगे तो ग्रीन कलर मिल जाएगा, ग्रीन कलर। उसका देख लेना, चेक करके आप, कलर कौन सा होता है ना उसका, देख लेना आप उसका। आया समझिए पॉइंट ये? हम्म जैसे कि फॉर कलर्ड सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग सुटेबल कलरिंग पिगमेंट 5 से 10% में बी एडिड। सुटेबल कलरिंग पिगमेंट 5 से 10% में बी एडिड। जैसे कि आपके पास एप्लीकेशंस, ऑर्नामेंटल वर्क मतलब सजावटी कार्य, बिल्डिंग में जो काम किए जा रहे हैं किसके लिए, सुंदर बनाने के लिए, उनको ऑर्नामेंटल वर्क कहते हैं। उनको ऑर्नामेंटल वर्क है। यस, हाँ, आभूषण एक तरह से सुंदर दिखाने के लिए होते हैं आभूषण भी। और जैसे आपके पास में एक और मटेरियल होता है टेराकोटा। टेराकोटा भी यूज करते हैं ऑर्नामेंटल वर्क के लिए। और देखो वो आएगा ना आगे, होता क्या है आगे। हाँ, वो एक क्ले प्रोडक्ट ही है। टेराकोटा भी एक तरह का, टेराकोटा भी एक तरह का क्ले प्रोडक्ट ही होता है, क्ले से ही बनाया जाता है। थोड़ा सा बनाने का प्रोसेस चेंज कर देते हैं, उसके अंदर आप कुछ पाउडर ग्लास भी डालते हो। ग्लास होता है, ग्लास पाउडर, ग्लास पाउडर फॉर्म में ग्लास डालोगे क्ले के अंदर। उसके अंदर कुछ पोट्री आइटम, जैसे कि वो आइटम जो पोटर बनाते हैं ना, मिट्टी के बर्तन, वो सब डाले जाते हैं। उसको फिर जो है लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है। 1100 से लेके लगभग 1200 तक हीट किया जाता है, तब जाके टेराकोटा बनता है। तो सुंदर दिखता है वो भी काफी। तो सुंदर दिखता है तो इसका क्या मतलब है, ऑर्नामेंटल वर्क में यूज करोगे ना। अच्छा, अब सुंदर दिख रहा है तो इसका मतलब ये कहाँ से है? अच्छा है। भाई सुंदर दिख रहा है तो इसका ये मतलब कहाँ से आया अच्छा है? ये बोलो कि अच्छा दिख रहा है। हम्म ठीक है। जैसे देखो जरा, एग्जाम्पल जैसे कि टू फेमस ब्रांड्स ऑफ व्हाइट सीमेंट इंडिया में जो यूज होते हैं, जेके व्हाइट एंड बिरला व्हाइट। ये पढ़ा होगा ना जेके। हाँ, ऑर्नामेंटल वर्क होते हैं। Whiteness of the cement can be measured by using the Hunter's scale. एंड आईएसआई, इसके लिए याद रखना ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, वो पूछेगा आपसे रिलेटेड डायरेक्टली उठा के, ये भाई बताइए हंटर स्केल किसमें यूज होती है। एंड आईएसआई स्केल किसमें यूज होती है, व्हाइट सीमेंट। किसके लिए ये करते हैं, व्हाइटनेस चेक करने, प्योरिटी चेक करने के लिए ना। एज पर आईएसआई स्केल व्हाइटनेस ऑफ द सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन 70%। वैल्यू मत याद रखना बिल्कुल, बस ये याद रखना स्केल कौन सी होती है, हंटर स्केल एंड, हाँ, आईएसआई।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट आ गया आपके पास में, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। 3 बच गए ना आपके पास में, दो ही तो बचे हैं, पोर्टलैंड स्लैग बचा है। अच्छा 2-3 बचे हैं, अभी कर लेते हैं ना। हाँ क्या कर लेते हैं, अभी बताओ क्या। वैसे फोटो तभी तो खिंचवाया था। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, नेक्स्ट है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट है, मेड बाय इंटरग्राइंडिंग granulated blast furnace hardened gypsum and the cement in definite proportion, indefinite indefinite proportion। सो तरीका ये बताइए, क्या क्या ये सेम इसका तरीका बनाने का क्या सुपर सल्फेटेड सीमेंट के जैसा ही है, लेकिन उसमें क्वांटिटी फिक्स कर रखी थी आपने, 80% वो था, 10 से 15 वो था, और 5% ये। इसमें प्रोपोर्शन डिफाइन नहीं करा, प्रोपोर्शन डिफाइन नहीं करा ना, आया समझिए पॉइंट ये। नेक्स्ट, इसकी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास में, इसकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। लो कॉस्ट एंड द लो हीट ऑफ हाइड्रेशन। कॉस्ट कम क्यों है, कॉस्ट कम होने का सिंपल सा पर्पस है, आपके पास में वेस्ट यूज कर रहे हो, स्लैग है, स्लैग इज जस्ट अ वेस्ट, स्लैग क्या है आपके पास में, वेस्ट ही तो है, उसको यूज कर रहे हो तो सस्ता पड़ेगा ना आपको, आया समझिए पॉइंट। हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कम आती है निकल के, रीजन क्या है, सीमेंट का प्रोपोर्शन ही बहुत कम हो रखा है, कम हो रखा है ना, सीमेंट में तो हीट निकलती है, सीमेंट का प्रोपोर्शन कैसा होगा, कम होगा, यहाँ पे रीजन क्या है, हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कम निकलेगा। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट भी कम होगी, हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कम होगी आपके पास में। जब हीट ऑफ हाइड्रेशन कम है तो कहाँ यूज कर सकते हो, मास क्वांटिटी, आगे एप्लीकेशन निकल के अपने आप बताओ, आ गया ना अपने पास। हायर रेजिस्टेंस टू द अटैक ऑफ द क्लोराइड्स, सल्फेट्स, एसिड वाटर, सॉइल, एल्कली, मेटल, हेंस कैन बी यूज्ड फॉर द मैरीन वर्क्स। जैसे देखो सीमेंट का प्रोपोर्शन काफी कम है, लाइम एलुमिना काफी कम होंगे तो C3 कम होगा, सल्फेट के अटैक का खतरा कम है, इसलिए कहाँ यूज कर सकते हो, जहाँ पे सुपर सल्फेटेड या फिर सल्फेट रिचिंग सीमेंट यूज कर सकते थे, जैसे कि मरीन स्ट्रक्चर। बताओ आया समझिए पॉइंट, ये कैसे रिलेट कर सकते हो तुम सारे पॉइंट। अब मुझे बताओ, अगर कल की कहानी कर रखी थी तो कितना इजीली पूरा का पूरा हो जाएगा, लेकिन अगर इसको याद करने की कोशिश करोगे तो पॉसिबल है क्या। मैंने तुम्हें बताया था पहले भी, बहुत से लोग ये सोच लेते हैं कि भाई पीडीएफ मिल ही रही है, पीडीएफ आई रही है, क्या करना है, आधा आधा घंटा पढ़ते रहेंगे घर पे बैठ के, बिल्डिंग मटेरियल तो पढ़ना है, ऐसे रटना ही तो है, रटते रहेंगे, नहीं कर ही नहीं सकते। अगर तुम अगर तुमने इतनी थ्योरी याद कर ली, इसका मतलब ये है तुम्हारे दिमाग में गड़बड़ है, तो उसको चेक कराओ डॉक्टर को जाके, नॉर्मल इंसान याद नहीं कर सकता। हाँ हाँ, तो उसको चेक कराने की रिक्वायरमेंट है, नॉर्मली नहीं कर सकता इंसान इतनी थ्योरी, लेकिन अगर एक बार ये थोड़ी सी अंडरस्टैंड करना, लिंक करना सीख लिया ना, तो अपने आप पहुंचने लग जाओगे। अभी निपटाते हैं ना इसको आज, यूज कहाँ पे करोगे, मरीन वर्क्स में, आया समझिए पॉइंट ये, कोई दिक्कत है इसमें। सो हेंस कैन बी यूज फॉर द मरीन वर्क्स, क्लियर हो गया पॉइंट ये। नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहे हैं, हाइयर वाटर टाइट, हाई वाटर टाइटनेस का मतलब है पानी को अपने अंदर से पेनिट्रेट नहीं करने देगा, पानी को अपने अंदर से पेनिट्रेट नहीं कर, वाटर प्रूफ नहीं है, कुछ ना कुछ तो पेनिट्रेशन होगा, ज्यादा नहीं, वो तो वाटर प्रूफ तो वो था आपके पास जो अभी अपने पास, हाँ इसमें कुछ कम हो जाएगा नॉर्मली, इसलिए ये भी तो बता रहे हैं आपको कि भाई मास कॉन्क्रीटिंग जस्ट लाइक डैम, एक और पॉइंट है जो कि उसको सपोर्ट कर रहा है मास कॉन्क्रीटिंग में यूज को इसके, क्या पेनिट्रेशन नहीं होगा पानी का तो यूज नहीं कर सकते क्या डैम, कर सकते हो ना।
बेटर रिफाइनमेंट ऑफ द पोर है वो, एक्चुअली PORE है। हाँ पोर स्ट्रक्चर, थोड़ा सा इसको कर लेना चेंज ना, क्या है वो, पोर है। मतलब रीजन ये है कि वॉइड्स बहुत कम रह जाते हैं इसके अंदर, ग्रेडेशन इंप्रूव हो जाता है काफी ज्यादा। होता क्या है आपके पास में कि जैसे कि सपोज करिए, अगर जस्ट इसकी हम बात करें तो भाई आपके पास में कि हो गया ना ये? चलो ठीक है, तो आया समझिए पॉइंट ये। अब नेक्स्ट क्या है आपके पास बताओ, पोर्टलैंड पोजोलाना ना, पोर्टलैंड पोजोलाना को डिस्कस करेंगे कल, लेकिन इससे पहले दो छोटे छोटे सीमेंट है उनको खत्म करते हैं। पोर्टलैंड पोजोलाना थोड़ा टाइम लेके जाएगा ना, तो जो दो छोटे छोटे सीमेंट्स हैं आपके पास में जिनमें जस्ट आपको डाटा याद रखना है और कुछ नहीं करना है इनके बारे में ना, उनको कर लेते हैं। जैसे आगे आपके पास में क्या है, मैसोनरी सीमेंट है, इसमें एक दो पॉइंट लिखवाए हैं, इनको जस्ट देख लो बनाना कैसे है, क्या कंडीशन है, कुछ नहीं देखना आपको, सिंपल डाटा देख लीजिए इसका मेन ना। जहाँ पे डिटेलिंग आपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया 10-12 तरह के सीमेंट, जिनकी डिटेलिंग रिक्वायरमेंट थी वो कर ली ना डिस्कस, यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है तो नहीं करवाया उसको, देख लो पढ़ के, जस्ट मेन मेन डाटा देखना है इसका। हाँ एक्सटेंशन है वो। ठीक है, और क्या है नेक्स्ट आपके पास में, हाई एल्यूमिना ना। हाई एल्यूमिना सीमेंट इंपॉर्टेंट है थोड़ा, कुछ प्रॉपर्टीज इसकी इंपॉर्टेंट जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहली बात तो बनाया कैसे जाता है, 40% बॉक्साइट, बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिना। बॉक्साइट ओर होता है किसका, एल्यूमिना का ओर है, एल्यूमिना एक्सट्रैक्ट करोगे आप, इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना। 40% तक होगा आपके पास में कौन, लाइम। लाइम किससे ऑब्टेन करोगे, लाइम स्टोन से। लाइम किससे ऑब्टेन करते हैं, फ्रॉम द लाइम स्टोन ना। आया समझिए कंडीशन ये। बाकी 15% आयरन ऑक्साइड एंड वेरी लिटिल परसेंटेज बस लीगा एंड मैग्नीशियम ETC। तो मेन पॉइंट आपसे ये पूछेगा मेनली कौन कौन होगा, लाइम होगा एंड एल्यूमिना होगा। देखो आपने लाइम यहाँ पे कितना बढ़ा रखा है, सॉरी एल्यूमिना, वहां तो 3 से 8 था ना, यहाँ पे 40% तक कर दिया लगभग आपने। आए समझिए पॉइंट ये। तो पूछेगा आपसे कि कैसे बनाएंगे, बाई एडिंग लाइम लगभग 40%, एल्यूमिना लगभग 40%, तभी तो इसको हाई एल्यूमिना बोला आपने। हाई एल्यूमिना क्यों बोला, क्योंकि एल्यूमिना कैसा है, बहुत ज्यादा। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एल्यूमिना किसी भी केस में 32% से कम नहीं होना चाहिए इसके, एल्यूमिना शुड नॉट बी लेस देन 32%। तो आया समझ में, एल्यूमिना क्या होता है, एक तरह से एक्सट्रैक्ट करोगे इसको आप किससे, बॉक्साइट से। बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिना, बॉक्साइट हो रहा है किसका, एल्यूमिना का। इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज याद रखना है। पहली बात तो एल्यूमिना किससे कम नहीं होना चाहिए, 32% से ज्यादा। लाइम भी लगभग 40% के आसपास होता है, एल्यूमिना कितना है 40% के आसपास। समझिए पॉइंट ये। नेक्स्ट इसकी एक दो प्रॉपर्टी देख लीजिए जैसा, जो लिखी है ना नीचे प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। पहला पॉइंट तो हाई अर्ली स्ट्रेंथ होती है, ये पॉइंट आपको ऑलरेडी पता है, 30 थी, देखो वहां पे 30 एंड 35 थी ना, एक दिन पे 30 थी और 3 दिन पे कितनी थी, 35 थी। हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये भी पॉइंट है, हीट ऑफ हाइड्रेशन काफी ज्यादा निकलती है। एंड रेजिस्टेंस टू द केमिकल्स, रेजिस्टेंस टू द केमिकल काफी अच्छा रहेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो इसकी है, हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड द रेजिस्टेंस टू द केमिकल, हाई अर्ली स्ट्रेंथ। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी विल बी व्हाट, इट हैज रेजिस्टेंस अगेंस्ट द फायर। फायर के अगेंस्ट इसका रेजिस्टेंस कैसा रहता है, बहुत अच्छा रहता है। इसीलिए जहां जहां पर भी तुम्हें, जहां जहां पर भी तुम्हें ऐसी जगह पे वर्क करना है जहां पर फायर, आग का खतरा ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत हाई, आप किसको यूज करेंगे, हाई एलोमिना को यूज करोगे। आया समझिए पॉइंट, जहां पर भी एलुमिना आएगा मतलब रेजिस्टेंस टू फायर है।
फायर रेजिस्टेंस हाई एल्यूमिनेसिटी। आया समझिए पॉइंट ये? हाँ बिल्कुल काम आ सकता है, आया समझिए पॉइंट। बट मेन क्वेश्चन आएगा आपका इसका किससे? फायर का आएगा मेन क्वेश्चन। फायर का क्वेश्चन आएगा, देखो रेजिस्टेंस टू द हीट। आगे ये कहानी समझ में कंडीशन। अच्छा एक पॉइंट और देखो जरा, हाई एलुमिना है, रेजिस्टेंस टू हीट है। अब जिस चीज का रेजिस्टेंस हीट के लिए बहुत अच्छा होता है उसको बोलते हैं अच्छी रिफ्रैक्टरी प्रॉपर्टी है उसके पास, अच्छी रिफ्रैक्टरी प्रॉपर्टी है। मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ तुम्हारे से, मुझे ये बताओ हाई रिफ्रैक्टरी कंक्रीट बनानी है, यानी कि ऐसी कंक्रीट बनानी है जिसका टेम्परेचर रेजिस्टेंस ज्यादा हो, किसको यूज करोगे? हाई एलुमिना सीमेंट। तुम्हें रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स बनानी है, किसको यूज करोगे? सीमेंट कहाँ से यूज कर लोगे? हाई, मतलब ऐसी क्ले को यूज करो जिसमें एलुमिना ज्यादा है, जिसमें एलुमिना ज्यादा है, यस एलुमिना की परसेंटेज ज्यादा है। रिफ्रैक्टिवनेस अच्छा होने का मतलब है कि टेम्परेचर रेजिस्टेंस अच्छा हो रहा है आपके पास। कहीं भी रिफ्रैक्टरी वर्ड आएगा आगे, कहीं भी आएगा रिफ्रैक्टरी वर्ड, इसका मतलब क्या होगा? रेजिस्टेंस टू फायर हीट, बस ये चलेगा मतलब आपके पास। आए समझिए पॉइंट? तो ये कहानी थी, इसको देख लो पढ़ के, बाकी अपना कल करते हैं। तो ऑलमोस्ट इवेंट आपका ओवर हो गया ऑलमोस्ट।